नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के बीच में रूबरू हुआ हूँ। आपने सुना होगा तानी जुबड़ जगह पड़ती है कोटगढ़ क्षेत्र में, यहाँ नाग देवता जी के प्रांगण में। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये झील जो यहाँ की बहुत मशहूर है। अभी आए दिन मुख्यमंत्री जी ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया था। यहाँ से मैं आज आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच में लाना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले मैंने लाइव आकर भी उनका जिक्र किया था, तो उस पे कहीं ना कहीं उंगलियां उठी थी। हमारे पत्रकार बंधु जिन्होंने ये सूचना मुझे दी थी, विनोद खाची जी ने, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उंगलियां उठी थी। तो उस चीज को स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने आज उस व्यक्तित्व से समय लिया और उनसे आग्रह किया कि भी जो विनोद खाची जी पर जो बातें चल रही है, क्या वो सही है या गलत है, उसका स्पष्टीकरण अगर हम उस व्यक्ति के माध्यम से सुने तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जिससे कि एक आम जनमानस में पत्रकारिता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई ऐसा ना विषय रहता है, ना ऐसी फिर सोच रहती है। अगर सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं तो आगे क्या होता है भविष्य में, ये तो भविष्य ही जानता है। परंतु आज मैं आपके बीच में उनको रूबरू करूंगा, श्रीमती रीना ठाकुर जी को, और ये आप लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगी। तो सर्वप्रथम रीना जी, आपका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। नमस्कार वर्मा जी। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं नाग देवता जी को नमन करती हूँ, जिनके आंगन में मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मुझसे बात करने के लिए जो आपने मुझसे टाइम लिया। तो सर्वप्रथम रीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी 2-4 दिन पहले एक लाइव आकर मैंने एक वीडियो जारी की थी। तो उस वीडियो में मैंने एक बात आपके बारे में रखी थी जो कि मुझे सूचना खाची साहब ने दी थी। खाची साहब ने ये जाहिर किया था कि भी आपसे उनकी बात हुई किसी विषय को लेकर, तो वो विषय मैंने जनता के बीच में रखा। तो आप की क्या सच में खाची साहब से बात हुई और उस विषय को लेकर बात हुई? बिल्कुल। उस बात को लेके मुझे खाची साहब का फ़ोन आया था आज से कोई 15-20 दिन पहले। उन्होंने मुझसे पूछा क्या इस तरह की कोई बात चल रही है, इतना ही पूछा, उनकी ज़्यादा बात नहीं हुई। मैंने उनको कहा हाँ बात तो ज़रूर चल रही है, पर कहाँ तक जाती है ये मुझे अभी मालूम नहीं है। चलो ये बात तो क्लियर होगी, क्योंकि आपकी जरूर खाची साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताई, मैंने लाइव आकर वो बात जनता के बीच में रखी। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर विचार करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? ये तो मेरा सौभाग्य है, अगर किसी ने इसके बारे में सोचा भी है। अगर मुझे मौका देते हैं, पार्टी मौका देगी, तो मैं पूरा तन मन से इसमें अपना योगदान दूंगी। ये मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, दूसरी बात, आज तक जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे यूट्यूबर्स भी जानते हैं, सारे लोग भी जानते हैं, मैं भी भाजपा की विचारधारा से संबंध रखता हूं। आज तक मैंने मतलब कि इतने बड़े ओहदे के साथ आपका कहीं नाम नहीं देखा। ये क्या कारण रहा कि भी एकदम से आपका नाम आया और चर्चा का विषय बना, और एक आपकी फोटो धूमल साहब के साथ वायरल जो हुई, अब उसका क्या कारण रहा, जरा उसका इतिहास आप बताने की कोशिश करें प्लीज। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे धूमल साहब जैसी शख्सियत ने इंट्रोड्यूस करवाया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछले 10 अप्रैल को धूमल साहब का बर्थडे था। मैं वैसे ही मैंने एक पोस्ट अपनी प्रोफाइल से शेयर की थी, उनको बधाई दी थी। वो पोस्ट उन्होंने उसके बाद मुझे कांटेक्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझसे बात की
क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ 2008 में हो गई थी। उसके बाद मैं पॉलिटिकली किसी पार्टी के साथ नहीं रही, बल्कि 2016 में मुझे लोगों ने यहाँ से ज़िला परिषद बनने का मौका दिया। उसके बावजूद भी मैं लोगों की सेवा करती रही। उस टाइम हमारी एमएलए विद्या स्टोक्स जी होती थी इस इलाके से, जो कांग्रेस से बिलोंग करती थी, और मैंने उनके साथ भी काम किए, राजा साहब ने के साथ भी काम किए। और मेरी विचारधारा फिलहाल शायद न्यूट्रल रही होगी, दिल से मैं बीजेपी के साथ थी, लेकिन जिसने यहाँ का नेतृत्व किया, मैंने उन सब के साथ काम दिलो जान से किया। ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भी आपके क्षेत्र से विद्या स्टोक्स जी जैसा नेतृत्व रहा है, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। स्वाभाविक है, अगर आप जिला परिषद के सदस्य रहें तो जनता के लिए काम करना आपकी प्राथमिकता रही होगी। उस समय सरकार किसकी थी किसकी नहीं थी इस बात पे तो मैं नहीं जाऊंगा, परंतु अगर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको विद्या स्टोक्स जी के साथ जोड़कर इस क्षेत्र के विकास में आगे लाया जाए, तो क्या आप अपने आप को सक्षम समझ पाती हैं या नहीं समझ पाती हैं? सर, विद्या स्टोक्स जैसी शख्सियत, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी उन जैसे काम करूं और इस इलाके की, इस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा कर सकूं। चलो, ये भी बहुत बड़ी बात आपने कही। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने अपने लाइव आकर वीडियो में कहा कि आपके पतिदेव के साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे आज भी वो दिन याद है, किशन कपूर जी का प्रोग्राम नारकंडा में था, तो उसके लिए वो आ रहे थे, तो मतलब कि भगवान ने पता नहीं क्या ऐसा सोच के रखा हुआ था कि वो काल का ग्रास बन गए उस दिन। तो वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित थे, एकमात्र वो शायद प्रधान थे इस क्षेत्र के, कोटगढ़ क्षेत्र के, कि जो भाजपा के साथ चलते थे। उस बारे में भी आप थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें, क्योंकि आप उस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरा परिवार 20 सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मेरे पतिदेव एकमात्र प्रधान थे इस इलाके से जो बीजेपी के साथ चलते थे। उसमें प्रधान रहते हुए उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट करी है इलाके में। और उसके बाद मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन जितना मुझे मौका मिला उतना मैंने भी किया। 5 साल ज़िला परिषद मेंबर रही, उस टाइम मैं जितना कर पाई। सरकार 2.5 साल कांग्रेस की थी, 2.5 साल बीजेपी की थी, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है। मुझे पूरा विश्वास है, अगर पार्टी मुझे इस तरह का मौका देती है तो मैं कोशिश करूँगी। नहीं, जो आपका जिला परिषद कार्यकाल रहा उसमें ऑलमोस्ट आपको लगता है कि जैसे आप अपने काम की बात बता रही हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट कितना मतलब कि आपने कोशिश की, या अगर आपके पास कोई उसका कोई गणित होगा तो थोड़ा सा जरूर बताने का प्रयास करें। इसके बारे में शायद मुझसे ज़्यादा पब्लिक बता सकती है। मुझे जितना याद है, मैंने जहाँ भी मौका मिला 5 साल में कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी पार्टी से। जितना मुझे मौका मिला मैंने हर संभव कोशिश की। अगर इस तरह का कुछ आंकड़े चाहिए तो वो भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन अभी आपने नहीं, आंकड़े आंकड़े मुझे नहीं चाहिए, ना जनता को चाहिए। देखो, काम इंसान का बोलता है, परंतु आप जैसे साधारण और जिसको बोलते हैं ना, एक कहावत है गुदड़ी के लाल, आज तक आप छिपे रहे, एकदम से सामने आए, और इस व्यक्तित्व के साथ अगर धूमल जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि, क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बाई नेम जानते हैं, और उस नाम के साथ साथ उनकी पहचान भी रखते हैं और उनके लिए खड़े भी रहते हैं। तो उन्होंने आपकी सुध ली, तो उस सुध के बाद मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने आपकी सुध ली है तो आपके लिए तो टिकट मिले बराबर ही है। बिल्कुल सर। मैं जब से मैं लगभग 7-8 साल से पॉलिटिक्स से मैं भी जुड़ी हूँ, तब से मैंने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण की। बीजेपी की मैं दिल से इस पार्टी को मानती हूँ, लेकिन अगर मुझे इतनी बड़ी शख्सियत ने इस लायक समझा है, उन्होंने मेरी वैल्यू समझी है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है कि जो चर्चाएं हैं, फिर उसके बाद हमने भी आपके बारे में सर्च किया, पिछले चुनाव में
जब राकेश वर्मा जी, स्वर्गीय श्री राकेश वर्मा जी अब हमारे बीच में तो नहीं है, जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उस समय पे जितने भी यहाँ से प्रत्याशी एक्टिव थे टिकट से पहले, जिसमें डॉक्टर लोकिंदर, जिसको रॉकी करके कहते हैं, नरेश शर्मा, अजय श्याम, संदीपनी भारद्वाज, ये सारे लोग कहीं ना कहीं उस समय भी टिकट की रेस में थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय श्री राकेश वर्मा जी पे विश्वास जताया। 2017 में जब चुनाव हुआ तो जब हमने कोटगढ़ क्षेत्र की स्थिति देखी, मेरे पास जो गणित है, तो निचली जो बेल्ट है, ये जो निचली बेल्ट है आपकी, भुट्टी से जो निचले वाली बेल्ट आपकी आती है, उसमें कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। बाकी जो बूथ थे उसमें कोई भी बूथ 10 वोटों से ऊपर का नहीं था। चलो वो क्या कारण रहा होगा, राकेश वर्मा जी ने पिछले चुनाव में मैक्सिमम समय कोटगढ़ क्षेत्र को दिया, उसके बाद वो क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए, उनका चुनाव हारना हुआ। उसके बाद पार्टी ने आपकी सुध ली या नहीं ली, जो आपने पार्टी के लिए काम किया था, जो आपने पार्टी के लिए अपनी मेहनत की थी, उसके बाद आपकी सुध ली पार्टी ने? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। पार्टी ने मेरी सुध क्यों लेनी थी? उस टाइम तो मैं ज़िला परिषद मेंबर थी। मैंने बहुत सारे काम पार्टी के थ्रू भी किए हैं, लेकिन सुध लेने की बात कहूँगी तो अगर मुझसे बीजेपी की किसी लीडरशिप ने बात की है तो वो धूमल साहब ने की है। इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैं बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी पार्टी ज्वाइन करने का सोचा तक नहीं था। जब उस शख्सियत ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मेरा उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको हम यहाँ से टिकट दें तो क्या आप तैयार हैं? तो मैंने कहा मेरा तो मकसद ही जनता की सेवा करना है। अगर आप मुझे ये मौका देते हैं तो मैं बिल्कुल दिल और जान से इसमें लग जाऊंगी, और पार्टी टिकट जिसको भी देती है मुझे छोड़कर, मैं उस कमल के फूल के साथ चलूंगी, ये मेरा वायदा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी बात कही कि भी जिस भी प्रत्याशी को पार्टी टिकट देती है, आप पूरी अपनी एनर्जी लगाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आपकी खबर वायरल हुई, जिस खबर को देखकर मुझे लगा कि भी मुझे आपसे बात करनी चाहिए, तो मैं, आपने समय दिया, मैं उस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं भी 40-45 किलोमीटर चलकर आपके इस इंटरव्यू को करने के लिए आया। खासकर मेरा मकसद इस इंटरव्यू को करना, मैं कोई आपको राजनीति में प्रेरित करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं खाली एक हमारे एक बुद्धिजीवी पत्रकार विनोद खाची जी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी, उसका स्पष्टीकरण भी साथ में हो गया कि भी उनकी बात आपसे हुई या नहीं हुई। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से ये बात साबित कर दी कि भी उस व्यक्ति ने आपसे बात की। तो ये मेरा बहुत बड़ा मकसद था। तो बाकी हो सकता है अब आपके बीच में मीडिया चैनल वाले आएंगे, क्या क्या बातें पूछेंगे, क्या क्या नहीं पूछेंगे, इस बारे में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैंने वो जो पोस्ट देखी उस पर सिंघा साहब के साथ आपको कहीं ना कहीं जोड़ा गया था, और कोटगढ़ के क्षेत्र से ही, बल्कि हमारे आरएसएस के बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं मोहन श्याम जी, उन्होंने लिखा था कि भी एकमात्र महिला जो है वो जो सिंघे के साथ धरना प्रदर्शन में गई। आपकी क्या ऐसी मजबूरियां रही हैं, तो ये भी जरा आप अपने शब्दों में कहें। ओह, अच्छा, ये मुझे भी मालूम हुआ, लेकिन मैंने वो पोस्ट पढ़ी नहीं। मुझे किसी ने बताया था कि आपको ऐसे जोड़ा जाए। बहुत आदरणीय हैं मोहन श्याम जी, बहुत सीनियर हैं, हमारे बीडीसी मेंबर भी रहे हैं। मैं बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। अगर उन्होंने मुझे सिंघा साहब के साथ जोड़ा है तो इसमें भी मैं अपनी बुराई नहीं समझती हूँ। सिंघा साहब हमारे विधायक हैं, 5 साल वो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किए। लेकिन जहाँ मुझे मौका मिला, जो मैं आवाज़ उठाना चाहती थी वो सिंघा साहब ने उठाई। उसमें पहला मुद्दा था सेब का। सेब तो हमारी आर्थिकी है, इसके बारे में बोलना तो मुझे लगता है वो तो कोई भी पार्टी हो सबको बोलना चाहिए। दूसरा मुद्दा था, उन्होंने अब किस उस पे धरने पे बात की होगी मुझे नहीं मालूम। मेन धरने की जब बात होती है तो वो सेब की और प्रोजेक्ट की होती है। प्रोजेक्ट के खिलाफ कभी सिंघा साहब ने, ना पब्लिक ने ये कहा है कि प्रोजेक्ट बंद करना चाहते हैं। उन्होंने जो बात कही उसमें हम खाली ये चाहते हैं कि जो अफेक्टेड एरिया है उसको उनके जो अधिकार हैं वो मिले।
और सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है हमारा ये है कि हम चाहते हैं जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जोन है, उनके लिए पानी की सुविधा मिले, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होने वाला है। हम चाहते हैं जो डैम वहाँ पे बने उससे पानी लिफ्ट करके लोगों को सुविधा इरिगेशन की दी जाए। इसका ये अगर इस विषय को सिंघा साहब से जोड़ के कहा जाता है तो ये कहीं ना कहीं नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलो वो एक उनकी अपनी बात होगी। मैंने आपके बीच में सारी जानकारी साझा की, क्योंकि शायद मैंने उनको उस बात का जवाब दिया है सोशल मीडिया पे जब मुझे इस बात के लिए लगा। तो ये नहीं कहा जा सकता। अब मुख्यमंत्री जी कुमारसंग क्षेत्र के दौरे पर थे तो सिंघा साहब को प्राथमिकता देनी पड़ती, जहाँ जिस व्यक्ति की ज़रूरत है, जिस व्यक्ति का जो कद है, उसको उस कद के मुताबिक, क्योंकि वो चुन के कहीं ना कहीं से यहाँ की जनता ने उनको भेजा हुआ है। तो अब मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करने की ओर लेके जा रहा हूँ। मैं थोड़े से 2-4 मैं प्रश्न आपसे। इस विषय पर एक बात और कहना चाहती हूँ। जिस तरह से सीएम साहब का प्रोग्राम 2 बार हो गया कुमारसर में, तो उस प्रोग्राम में भी सिंघा साहब को जो स्थान मिलना चाहिए वो मिला है। लेकिन मैं तो एक आम कार्य करता हूँ, अगर मैं उनके साथ जाती हूँ तो ये तो मैं कहीं ना कहीं आपने क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए वो बिल्कुल, प्रयास किया, हाँ वो जी। प्रयास किया। आपका कहने का मतलब है कि भी अपने लोगों को जोड़ने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए आपने वो प्रयास किया है, ताकि उनकी जीवन शैली और अच्छी हो जाए। ये मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं। मैं अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, वो किसी भी पार्टी का हो, मैं कभी भेदभाव नहीं करती। मैडम जी, अब मैं आपको बताऊं, आपने अभी बात कही कि भी आप अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहते हैं, परंतु अगर पार्टी इस तरह से निर्णय लेती है, क्योंकि पार्टी इस बात पे जरूर चिंतन कर रही होगी, और कहीं ना कहीं राकेश सिंघा जी के लिए भी ये बात चिंतन का विषय बना होगा, क्योंकि कोडगढ़ क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं राकेश सिंघा जी के भी जो वोट बैंक है उस पर भी कहीं ना कहीं सेंध लगती है। पार्टी इस पर जरूर चिंतन कर रही होगी, कर नहीं रही होगी, ये पार्टी के व्यक्तिगत मामले हैं, परंतु उसके बाद आपको 70-75 हज़ार लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि भी आप इस क्षेत्र से बाहर निकल कर बाकी क्षेत्रों को लिए भी उतना ही ध्यान दे पाएंगी जितना आप इस क्षेत्र में अभी समय रहते दे रही हैं? बिल्कुल, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है कि मैं इस कसौटी पे खरा उतरूंगी अगर पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ये मौका देती है, और किसी को भी देती है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अब मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के साथ तन मन से जुड़ चुकी हूँ। अब मेरा वायदा है कि मैं इस पार्टी के साथ बिल्कुल तन मन से लग जाऊंगी। दूसरा, संदीपनी जी के साथ भी आपके बड़े नज़दीकी संबंध है, घरेलू संबंध है, क्योंकि नवीन जी मतलब कि जब अपने प्रधान थे इस क्षेत्र के, तो संदीपनी जी के साथ उनका रहना हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बातें निकल कर आई है कि संदीपनी जी का भी इसमें बहुत बड़ा मतलब कि सपोर्ट है आपके लिए, कि अगर आपको पार्टी आपके ऊपर विचार करती है तो कहीं ना कहीं वो आपके समर्थन में है। ये क्या आपके पास सूचना आई, या कि ये मन धड़क बातें हैं? ये तो इसलिए भी कहते हैं ना लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। संदीपनी जी के साथ तो हमारे घरेलू संबंध रहे हैं। उनका और मेरे पति देव का तो एक थाली में खाने वाला रिश्ता था, अच्छा। और उन्होंने हमारे इलाके के लिए बहुत कुछ किया है, ये आम जनता को मालूम है। इससे कोई भी इंसान अनजान नहीं है। जहाँ नवीन ठाकुर का नाम आता तो वो संदीप भारद्वाज का नाम ज़रूर जोड़ा जाता है उनके साथ। तो आपको क्या लगता है कि भी अगर पार्टी इस तरह से आपके बात पे विचाराधीन है तो उनका हर संभव आपके लिए पूरा आशीर्वाद रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हम तो, मेरे ख्याल से तो मेरे लिए तो बीजेपी ही संदीप भारद्वाज है, जितना मैं अभी तक जिसको जानती हूँ। मेरे ख्याल से मैं अपने इलाके में संदीप अभी तक हमने इस तरह की कोई बात नहीं की है। मैं विचार करूंगी ज़रूर। और मेरा एक ये मानना है, कोई भी पार्टी हो, मुझे लगता है जो 1 महीना हमें दिलो जान से मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद जो भी प्रतिनिधि जीतता है उसका भी सहयोग करना चाहिए, और तभी शायद इलाके की डेवलपमेंट हो सकती है। चलो, आपके अच्छी सोच और आपके अच्छे विचार आपको जरूर, क्योंकि कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। कुछ ना कुछ बात जरूर है पार्टी में। मुझे लगता है कि भी इस तरह की कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी होगी, तभी ये स्थितियां इस तरह की सामने निकल कर आई होंगी। एक बात मैं लास्ट बात आपसे जोड़ना चाहूँगा।
इंदु वर्मा का जाना कांग्रेस पार्टी में और आपका नाम आना, ये कहीं ना कहीं इंदु वर्मा को ब्लॉक करने की स्थिति में है। आप इस चीज को कैसे देखती हैं? इस बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी, लेकिन क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स में मैं कभी रही नहीं हूँ। अगर मेरा नाम आता है, इंदु वर्मा जी अपनी जगह मेहनत करें, मैं अपनी जगह मेहनत करूंगी, इसलिए इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि आपकी वार्तालाप इंदु जी के साथ रही है, नहीं रही है? आप तो जिला परिषद में, मैंने ये भी सुना है, मेरे को कहीं से ये भी खबर लगी कि अभी उपचुनाव में नीलम सराइक के लिए आपने दुनिया भर का काम किया, क्योंकि ये आपका बागी में भी शायद रहना है, रिहाइश है, ऐसा मेरे ध्यान में है। तो उस नाते से आपने नीलम सराइक के लिए भी आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। वो भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। ये सबको मालूम है, जुब्बल कोटखाई का जो इलेक्शन हुए थे उसमें नीलम सराइक की जो स्थिति थी, मैं उस समय उनका साथ मैंने पूरा दिया, क्योंकि वो ऐसी महिला हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, ग्रास रूट से वो महिला जुड़ी हुई है। मैंने उनका पूरा सहयोग दिया। उस टाइम मुझे विश्वास हुआ कि बीजेपी वाकई एक ऐसे कार्यकर्ता को तवज्जो देती है जो ज़मीन से जुड़ा होता है। हाँ, ये तो देखने में आ ही रहा है। अगर धूमल साहब ने आपका नाम आगे किया या आपको आगे लाने की कोशिश की, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उन्होंने आपको टिकट दे ही दिया, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको टिकट मिल जाएगा, मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, किसी व्यक्ति का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद से भी आप अपने क्षेत्र की मदद कर सकती हैं। आपने मुझे समय दिया, कोई आपके दिल में कोई विचार हो, आप साझा करना चाहती हैं तो आप स्वयं बोल सकती एक ही हैं। विचार है, मुझे टिकट मिले ना मिले, मुझे मिलने के बराबर है। अगर धूमल साहब ने मुझे पार्टी में आने का न्योता दिया है तो मैं इसका स्वागत करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ आपको, यहाँ नागदेवता जी के प्रांगण में किसी भी व्यक्ति को कमल का फूल निशान मिलता है तो मैं उसके साथ चलने को तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात आपने नाग देवता जी के प्रांगण में कही। आज इस तानी जुबड़ के इस पवित्र स्थान पर मुझे लगा कि ये शांत से माहौल में एक अच्छा सा इंटरव्यू अपने जनता को किया जाए। तो हो सकता है ये इंटरव्यू ज़्यादा भी लंबा चल पड़ा हो, परंतु रीना जी आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। विषय कुछ और था, ये बात कहीं घूम के और चली गई। चलो, इसका अगर आपको जीवन में लाभ मिलता है तो ज़रूर, जब भगवान करे नाग देवता जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये भी ज़रूर मदद करें, आप भविष्य में आगे जाएं, मेरी ये प्रार्थना है। जिस दिन आप उस स्थान पर पहुँचें तो ज़रूर हमारे इस छोटे से चैनल को याद करिएगा धन्यवाद सर। और आप हमारे को ज़रूर अपना एक इंटरव्यू उसके बाद भी देने का कष्ट करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। इस नाग देवता जी के प्रांगण में एक बार पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? हर संभव आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं, मेरी भी पीड़ा समझ सकते हैं। कोई मेरे सामने कोई राजनीतिक क्षेत्र का कोई दिग्गज व्यक्ति होता तो मैं दिग्गज प्रहार करता, दिग्गज बातें करता। एक साधारण सी महिला आपके सामने है जो अपनी आवाज़ इतने ऊंचे तरीके से कर भी नहीं सकती, पर पार्टी ने इनके ऊपर विचार किया है। तो ये कहीं ना कहीं, जब पार्टी ने विचार किया है तो जनता को भी विचार करना चाहिए, और जनता इनके ऊपर क्या विचार करें। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी बात रखने का हर आदमी को, हर आदमी की आज़ादी है, तो ये रखनी चाहिए और रखें। ज़रूर सुझाव करें, ज़रूर ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं एक बार पुनः रीना जी आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।